चैप्टर 6। छठा श्रम, हरक्यूलिस ने हॉपीज को कैसे नष्ट किया। आर्केडिया में स्टाइमफेलिस झील के आसपास कुछ शिकारी पक्षी पाए जाते हैं जिनका शिकार मानव जाति है। कहा जाता है कि वे सारस या बगुले जैसे दिखते हैं, लेकिन सारस और बगुले नरभक्षी नहीं बल्कि मछली भक्षी हैं और मेंढकों के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं। उपसारस जाहिर है व्यापक अर्थों में मछली भक्षी है, जाल में आने वाली सभी मछलियां, लेकिन ये सैनिकों को नहीं पकड़ता। स्टाइमफेलिड्स की प्रजाति चाहे जो भी हो, वे संभवतः बहुत विशाल गिद्ध हैं। वे जो भी हों, विभिन्न मिथकों में ये दर्ज है कि हरक्यूलिस ने उन्हें गोली मारी थी। अब इंग्लैंड में पहले एक प्रकार के स्टाइमफेलिड्स पाए जाते थे। उन्हें किस विशेष वर्ग में रखा जाए, ये पक्षी विज्ञानियों के लिए एक उलझन है। उनका स्वभाव और चरित्र कौवा, सड़ा हुआ कौवा, चील और गिद्ध का मिश्रण है। वे पिछले दो जीवों से मिलते जुलते थे, खासकर कमजोर और असहायों का शिकार करने में उनकी उदारता में। बगुले की तरह उन्हें भी गजन खाने की तीव्र इच्छा थी। जैसे अल्बाट्रॉस अपने साथी जीवों को खा जाता है, वैसे ही वे भी। वे गंदे, मलिन, क्रूर और भूखे थे। आइए हम उन्हें हॉपी कहें। पाठक ने सोचा होगा कि ये हॉपी होमो वंश के थे, तो जाहिर है कि वे थे। वास्तव में वे डायबोलस वर्ग के थे, क्योंकि वे निश्चित रूप से अमानवीय थे। लेकिन कई मामलों में हॉपी से उनकी समानता केवल नैतिक नहीं है। उनमें से बहुतों में घ्राणेंद्रिय होती है, जो चेहरे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। हॉपी की नाक के समान एक रूपांतर में इन व्यक्तियों में एक खास मनाने की शक्ति होती है, लेकिन इसे समझना आसान नहीं है, सिवाय इस महान नियम के कि वे जो मनवाते हैं वह पैसा कमाने के लिए होता है। उनकी नाक की खासियत के अलावा उनके मोटे, छेदे और मुड़े हुए होंठ और एक लोजेंज जैसी आंख थी, जिसे अलग अलग रूपों में दर्पण कहा जाता था, जो अपनी कोटों से सुंदर ढंग से बाहर निकली हुई थी। उनके चेहरे संतुष्ट आलस्य और आत्म प्रशंसापूर्ण चालाकी की मुस्कान से चमकते थे। उनमें से सबसे बड़ा पूरी तरह से गरीब था, सबसे छोटा बदसूरत और अच्छा। उनके नाम अक्सर किसी बुद्धिमान राजा, उस राजा के पिता और किसी महायाजक के नाम होते थे, लेकिन वे आमतौर पर इन नामों को छोटा कर देते थे, मानो उनसे शर्मिंदा हो। वास्तव में उन्हें किसी भी चीज पर शर्म नहीं आती थी। बाकी हॉपियों की आंखें, नाक और मुंह ईसाइयों जैसे थे, और उनमें से कुछ ने वास्तव में उस उपाधि को स्वीकार किया था। वे रविवार को दिन में 3 बार चर्च जाते थे और वहां जाकर उदास दिखते थे और खुद को दुखी पापी कहते थे। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता था। इन हॉपियों का शिकार दोहरा था। एक प्रजाति चर्च के चूहे के लिए उपयुक्त है, जो चौपायों में सबसे कमजोर जानवर है। दूसरा हरे हंस के लिए, जो एक असाधारण रूप से नाजुक पक्षी है। चर्च का चूहा एक बदकिस्मत जानवर है, जिसे आपात स्थिति में कुछ पाउंड की जरूरत होती है। युवा मूर्ख हरा हंस, जिसे मौका मिला था, अपनी दौलत जल्दी से लुटाना चाहता था। हंस की बजाय चूहे को हॉपीज के वश में करना जरूरी था। एक शगल है जिसमें हमारे युवा अक्सर लिप्त रहते हैं, और वह है पतंग उड़ाना। हमारे पूर्वज और अन्य देशों के युवा एक तरह की पतंगबाजी का अभ्यास करते थे। हालांकि दोनों खेलों में यह अंतर है, हमारे लड़कों को उड़ने से पहले पतंग उड़ानी पड़ती थी, जबकि पतंगों को हवा में उड़ाने के लिए पीछे की ओर उड़ाया जाता था। अब चर्च के चूहे और हरे हंस पतंगों का मुख्य शिकार हैं, और इसलिए वे हॉपीज का भोजन बन गए। हाइड्रा कानून, जो हॉपीज की लोलुपता का समर्थन करता था, किसी तरह दिया गया था। बाद वाले ने हरे हंसों और चर्च के चूहों को नंगा करने और फिर यातना देने की अनुमति दी। इन तरीकों को 2 गुप्त मुहावरों, फिएरी फेसियास और कैपियास एड सेटिस्फेसिएंडम, से दर्शाया गया है, और इनके द्वारा ऋण के लिए मृत्युदंड और कारावास की सजा दी जाती थी। फांसी पर लटकाकर ऋणी अपनी पत्नी और परिवार के साथ गरीबी और कंगाली में धकेल दिया जाता था। कारावास में गरीब भिखारी को यातनाएं दी जाती थीं और उसके सभी आश्रित भूख से तड़पते थे। इन प्रक्रियाओं से उत्पन्न विभिन्न सामाजिक घटनाओं में बर्फ में ठिठुरती माँ, गोबर के ढेर पर मरता बीमार बच्चा, पागल पिता, ये सब अक्सर घटित होते थे। हॉपीज वंश के लाभ के लिए ये परोपकारी कार्य ब्रिटिश लोगों द्वारा अपनी जेब के प्रति कोमल सम्मान और अपनी ही घुसपैठ के प्रति मध्यम अविश्वास के साथ किए जाते थे, जिसके कारण वे धोखे की संभावना के प्रति हर संभव सावधानी बरतते थे। धोखेबाज कर्जदार को राक्षस की तरह दंडित करना उन्हें कभी पर्याप्त नहीं लगता था। हरक्यूलिस इन दुष्ट हॉपीज का विनाश देखकर दया और क्रोध से भर गया। जब वह उनके कठोर, निर्दयी, पीले, दुष्ट चेहरों को देखने और उनकी लालची, नीच और क्रूर आंखों में झांकने आया, तो उसका स्वर्गीय रंजित हृदय भयंकर तिरस्कार और घृणा से उबल पड़ा, जो उसे उनकी पूरी जाति को परमाणुओं में तोड़ता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि उसने अपने क्रोध को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर रोक लगा दी, और अपने बुरे विचारों वाले प्रत्येक कैदी को अरेबस जाने से रोककर उसने जाति को नष्ट करने के लिए कदम उठाए।
शहर में बैनरों द्वारा अपने उद्देश्य की घोषणाएं प्रकाशित करने के बाद उन्होंने एक सिटी हॉल में लेनदारों और देनदारों के कानून पर एक भाषण दिया, जहां वे काले और सफेद नेकरचिफ की सम्मानजनक पोशाक में मंच पर उपस्थित हुए। उन्होंने अपने श्रोताओं को ब्रिटिश राष्ट्र की विशेषता पाखंड से मुक्ति और उसके रीति रिवाजों को उस संहिता के अनुरूप ढालने की सराहना करते हुए शुरुआत की जिसका पालन करने का दावा किया जाता था। इस सराहना का जोरदार तालियों से स्वागत हुआ। फिर उन्होंने संबंधित संहिता के कुछ नियमों का उल्लेख किया, अर्थात वे जो सामान्य रूप से न्याय और दया की सिफारिश करते थे और वे जो ऋण माफ करके उसे लेने वाले को कोर्ट सौंप देते थे, और उन्होंने उस कानून के पालन का एक सुंदर प्रदर्शन किया जिसका पालन करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। यदि यह धोखाधड़ी के जोखिम के साथ किया गया अनुबंध नहीं था तो उन्होंने ऋण दिखाया। यदि यह अनिवार्य रूप से पूरा नहीं होता तो ऋणी को बर्बाद कर दिया जाना चाहिए और तब तक कैद किया जाना चाहिए जब तक कि वह इस नियम का पालन न कर ले। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। फिर उन्होंने कानून के क्रियान्वयन का इतने हर्षोल्लास और करुणा से वर्णन किया, न केवल कैदी के संबंध में बल्कि उसकी पत्नी और बच्चों के संबंध में भी, कि उपस्थित सभी महिलाएं फूट फूट कर रो पड़ीं। कभी कभी उनकी बातचीत में ओह ओह की बड़बड़ाहट और चीखें गूंजती रहीं, लेकिन कुल मिलाकर उनके भाषण ने एक गंभीर प्रभाव डाला और उनके अधिकांश श्रोता गंभीर और विचारशील लग रहे थे, मानो उनके मन में सचमुच एक नई रोशनी चमकने लगी हो। उन्होंने अपने भाषण का समापन हॉपियों, हालांकि उन्होंने उन्हें हॉपी नहीं बल्कि बहुत सम्मानित व्यक्ति कहा, और इस तथ्य पर कि सभा ने उनके हितों और कल्याण का ध्यान रखा था, एक सामान्य आक्रोश के साथ किया। भाषण समाप्त करने के बाद वे पूर्ण मौन में बैठ गए। कोई भी उनका उत्तर देने के लिए नहीं उठा और सभा मानो तीव्र रूप से विभाजित होकर बिखर गई। मूर्ख। कुछ समय बाद बुद्धिमान लोगों को एक महान खोज हुई, अर्थात कर्ज की सजा उनकी धार्मिक धारणा के विपरीत थी। अब हॉपियों ने भय और चिंता से अत्यंत अद्भुत ढंग से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। हरक्यूलिस ने उन पर अपने अपरिहार्य और घातक बाण बरसाने शुरू कर दिए। उन पर लगे घाव इतने जहरीले थे कि वे अभागे सरीसृपों की तरह फूल गए, और पुरुषों के मामले में तो यह और भी गंभीर था। उन्हें बस मरा हुआ समझा जाता था। उनकी भीड़ को प्लेग की तरह दूर रखा जाता था और उनके प्रति लोगों की नफरत ने उन्हें शारीरिक रूप से भयभीत कर दिया था। अब सभा नेता की गुमराह गोलियों से क्षुब्ध और न्याय के लिए लोगों की पुकार से घबराकर उन कानूनों को तुरंत और पूरी तरह से निरस्त कर दिया जिनके कारण वे अस्तित्व में थे। उनका हानिकारक और घृणित अस्तित्व हमेशा के लिए सुखद रूप से समाप्त हो गया। चैप्टर 7। सातवां श्रम। हरक्यूलिस ने कैसे एक जंगली सांड को पकड़ा और पालतू बनाया जिसने एक द्वीप को तबाह कर दिया था। हरक्यूलिस प्राचीन काल में एक बैल शिकारी था। ऐसा उल्लेख है कि उसने एक जंगली और बहुत ही शरारती सांड को पकड़ा था जिसने क्रेते द्वीप को तबाह कर दिया था। हेराक्लाइड्स या हरक्यूलिस के वंशज यदि बाद के समय में फले फूले होते तो टर्नबुल नाम और हथियार धारण कर सकते थे। हेरल्ड्स कॉलेज ने वास्तव में उनके ऐसा करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई होती। नायक ने अपनी दिव्य अवस्था में इस अद्भुत प्रकार के एक सांड को पकड़ा और पालतू बनाया। सांड संख्या 2। ये सांड ग्रेट ब्रिटेन से सटे एक द्वीप पर, जो वास्तव में यूनाइटेड किंगडम का 1/3 हिस्सा है, बहुत उत्पात मचाता था और वह इतना शक्तिशाली था कि उसने उसे उलट-पुलट कर दिया। ये द्वीप वास्तव में हाइबर्निया है, इसलिए ये सांड एक आयरिश सांड है। हालांकि पाठक को यह अवश्य जानना चाहिए कि वह निश्चित रूप से एक आयरिश बैल था और इस मामले में वह उस देश के कुछ अन्य बैलों से भिन्न था। ये बैल बहुत मोटा था। जहां तक हम जानते हैं उसके सींग नहीं थे और उसने कभी किसी को काटा भी नहीं था। फिर भी वह बहुत खतरनाक था। उसमें दहाड़ने की अद्भुत क्षमता थी जिससे वह अक्सर द्वीप में दंगा फसाद मचा देता था, बेचैन आबादी को खतरनाक रूप से उत्तेजित कर देता था और शांतिपूर्ण लोगों में अशांति और बेचैनी पैदा कर देता था। इसी दहाड़ने की शक्ति के कारण उसे महान और नाम दिया गया था। इस अक्षर का उच्चारण इतनी जोर से किया जाता था मानो दहाड़ने जैसा हो। उसकी आवाजें इतनी भयानक होती थीं कि पूरा द्वीप भूकंप की तरह हिल जाता था और कभी कभी ऐसा लगता था मानो वह अपने सहयोगी राज्य से पूरी तरह अलग हो गया हो। इसलिए उसे विद्रोही भी कहा जाता था। वह प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में गोमांस खाता था जिसे उस देश की भाषा में RHINT कहा जाता था। उसने ये गोमांस अपनी दहाड़ से प्राप्त किया, जो कई हाइबर्नियन लोगों के कानों के लिए संगीत था, जो सच कहें तो कुछ हद तक अप्रिय स्वभाव के थे, लेकिन वे इससे कुछ लाभ प्राप्त करने की आशा रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे पड़ोसी देश भयभीत हो जाएगा और उन्हें कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो उनसे अन्यायपूर्वक छीन लिए गए थे। इसलिए हालांकि वे इसे प्राप्त नहीं कर सके, उन्होंने उसे दहाड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ढेर सारे कपड़े भेंट किए। इस बैल का एक रिश्तेदार जॉन बुल था जो पानी पर रहता था और उसका शोर उसे बहुत परेशान करता था।
जॉन को विशेष रूप से आयरिश बेल द्वारा अनुभव किए जाने वाले भूकंपों से नफरत थी और वह बड़ी बेचैनी से उनके परिणाम की प्रतीक्षा करता था। उसने चुप रहने के लिए चिल्लाया। ये व्यर्थ था। खुद को और एक अन्य बैल को हस्तक्षेप करने और उसे नियंत्रित करने के सामान्य आदेश पर वह दहाड़ा। वे ऐसा नहीं कर सके और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अंततः उसने मदद के लिए हरक्यूलिस को दहाड़ा। हरक्यूलिस, जो हमेशा शांतिप्रिय रहना पसंद करता था, जॉन बुल की दहाड़ से तुरंत सहमत हो गया। जब कप्तान के इरादे पता चले तो कई लोगों ने सोचा कि वह पहले स्टीमर से हाइबनिया पहुंचेगा और तुरंत अपनी लाठी से उस जानवर का न्याय करेगा। लेकिन सोचने पर हाइबनियाई बैल के दहाड़ने का कारण वास्तव में ये था कि उसे लगा कि उसके दहाड़ने का जरा भी कारण नहीं था, कम से कम उन लोगों की ओर से तो नहीं जिन्होंने उसका साथ दिया, क्योंकि वे ज्यादातर आलू और नमक पर जीने को मजबूर थे। यही वह भोजन था जिस पर अपने अंतिम क्षणों में वह खुद दहाड़ने के लिए या किसी और से दहाड़ने के लिए मजबूर होता था। उसने यह बात जॉन बुल को बताई, जो उसके मामले में पेट की समस्याओं के प्रति बहुत संवेदनशील था और उसकी भूख विशेष रूप से बहुत ज्यादा थी, चाहे भूख दहाड़ने का एक उचित बहाना न हो। इसलिए उस दिव्य पुरुष के लिए यह स्पष्ट था कि इस आयरिश बैल को वश में करने का उचित तरीका अपने देश के भूखे लोगों को संतुष्ट करना और इस प्रकार उन्हें संतुष्ट करना था। अब हाइबर्नियन सुअरों की जड़ों पर कैसे जीना चाह सकते थे? क्या आयरिश लोग आयरिश सुअरों की तरह जीने के लिए ही आए थे? उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह कृषि और व्यापार की दयनीय स्थिति से उत्पन्न हुआ था और यह फिर से देश में उन लोगों की अनुपस्थिति से उत्पन्न हुआ था जो उनकी उन्नति के लिए आवश्यक थे, पूंजीपति और जमींदार। और यहाँ स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठा, क्या उन्हें अपना सिर फोड़ना चाहिए? नहीं, उनके सिर फोड़ने के डर से नहीं। देश उन्हें झेलने के लिए बहुत गर्म था। अब बड़ा प्रश्न आया, ये कैसे? एक निश्चित पाक सिद्धांत है जो इस नियम के समान रूप से लागू होता है, बतख के लिए चटनी कपड़े के लिए चटनी है। अब लिंग के आधार पर इस सहोदर द्वीप का प्रतिनिधित्व कोंडोर द्वारा किया जाता है और राजनीतिक बुद्धिमत्ता के आधार पर ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व बतख द्वारा किया जाता है। हरक्यूलिस के अनुसार बतख और कोंडोर को अलग अलग सॉस दिए जाते हैं और यह स्पष्ट है कि कोंडोर स्वाभाविक रूप से अपनी रसोइया से बहुत नाराज था, उसकी चिड़चिड़ी अवस्था और उसके कारण उत्पन्न प्रतिकूल तापमान को देखते हुए। हिबर्निया और ब्रिटानिया में एक स्पष्ट अंतर है। कोई भी व्यक्ति जो मटन पसंद करता है और गोमांस पसंद नहीं करता, वह मटन के बजाय गोमांस खाने को तैयार नहीं होगा। वह गोमांस को अपने गले में जबरदस्ती डालने की अनुमति तो और भी कम देगा, वह उस गोमांस के लिए और भी कम भुगतान करेगा। अब जिस समय के बारे में हम लिख रहे हैं, एक प्रकार का धार्मिक गोमांस और एक प्रकार का धार्मिक मटन है। ब्रिटेन में स्वाद की इस विविधता को स्वीकार और अपनाया गया क्योंकि द्वीप के एक विशेष जिले में बछड़े का मांस पसंद किया जाता था, जबकि दूसरे बड़े जिले में बछड़े खाने वाले लोग रहते थे। और चूंकि गोमांस खाना एक स्थापित प्रथा थी, इसलिए बछड़े के मांस के उपयोग की अनुमति थी और कानून द्वारा उसे मान्यता दी गई थी, और पुरुषों को गोमांस खाने की अनुमति नहीं थी जब तक कि उन्हें इसके लिए भुगतान न करना पड़े, चाहे वे इसे खाएं या नहीं। एक समय उन्हें गोमांस खाने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ एक साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और कर हटा दिया, और बाद में उन्हें शांति से अपना बछड़ा खाने की अनुमति दी गई। उस क्षेत्र को स्कोटिया हिबर्निया कहा जाता था, जहां मटन के लिए एक अजीब सी लालसा थी। वास्तव में वह कुछ और नहीं खा सकती थी, और चूंकि उसे कुछ खाना ही था, इसलिए उसने उसे चुना और उसके लिए भुगतान किया। हालांकि याद रखें कि हम मटन धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं। बेचारी हिबर्निया के पास पर्याप्त असली मटन नहीं था, लेकिन ब्रिटानिया हर हाल में गोमांस खाने पर या उसकी आपूर्ति के लिए भुगतान करने पर अड़ी रही। पुरुष आक्रामकता के प्रति अधीर होते हैं। पुरुषों को उन चीजों के लिए जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर देना पसंद नहीं होता। इसलिए हिबर्निया ने बीफ, जिसे वह बिना किसी चीज के चाहती थी, के लिए भुगतान की मांग को बहुत गंभीरता से लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रसिद्ध व्यंजन मेमने के आपूर्तिकर्ता अपने ग्राहकों पर बेस्वाद बीफ की कीमत का बोझ डालने की छोटी सी गलती से बहुत नाराज थे। कुछ तो उनके मटन की वजह से, और इसलिए भी कि उसमें भराई बहुत ज्यादा थी। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने प्रबंधकों का पक्ष लिया और उन्हें मटन आज़ादी और जबरदस्ती बीफ नहीं के नारे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे बैल उसी आवाज में दहाड़ उठा। हरक्यूलिस, इन परिस्थितियों से भली भांति परिचित, ने ब्रिटेन और हाइबर्निया के यूनाइटेड किंगडम की विधानमंडल को अपनी लाठी भेजी और उन्हें बताया कि जॉन नाम के एक बैल की इच्छा पर आयरिश बैल को एक हानिरहित घरेलू राज्य में परिवर्तित करने में उन्हें कितनी खुशी होगी। लेकिन उन्होंने घोषणा की कि जब तक गैंडर और बत्तख के लिए सॉस की एकरूपता स्थापित नहीं हो जाती और विशेष रूप से अस्वीकृत गोमांस के लिए दंड समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। उनके इस कथन का बहुत बड़बड़ाहट, चीख पुकार और कराह के साथ स्वागत किया गया और उन्हें ये समझाने का असफल प्रयास किया गया कि तथाकथित गैंडर नहीं,
बल्कि बत्तख से बिल्कुल अलग एक पक्षी है। जिन लोगों ने ये कथन दिया था वे अच्छी तरह जानते थे कि यह झूठ है और उन सभी को चुप कराने के लिए कप्तान के डंडे के कुछ वार करने पड़े। लेकिन वे मेमने के सख्त विरोधी थे और गोमांस का समर्थन करने पर अड़े रहे। उनका तर्क था कि मटन हाइबर्निया वासियों के लिए अस्वास्थ्यकर है। हरक्यूलिस ने उत्तर दिया कि वह इसके अलावा कुछ नहीं खाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि गोमांस ही उचित भोजन है। उन अनजान प्राणियों को नहीं पता था कि उनके लिए क्या अच्छा है। देव पुरुष ने उत्तर दिया कि गोमांस उनका नहीं है। फिर वे गोमांस खाने लगे, लेकिन हरक्यूलिस का धैर्य जवाब दे गया और यह अच्छी तरह जानते हुए कि गोमांस बेचने वाले ही इस गड़बड़ी की जड़ हैं। वह दैवीय क्रोध में आ गया और उस पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। अंततः वे उसकी सलाह मानने को तैयार हो गए, जब तक कि वह परिषद में विवेक और तर्क न ला दे। इस प्रकार गिज़िड के लिए सॉस, बत्तख के लिए सॉस, मटन का विशेषाधिकार हाइबर्निया वासियों को दे दिया गया और गोमांस उनकी अपनी इच्छा पर छोड़ दिया गया। तब हरक्यूलिस हाइबर्निया गया, बैल के सींग पकड़ने के लिए तैयार, और अब उसके पास दहाड़ने या उसे अच्छी तरह रगड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था अगर वह विद्रोही निकला। लेकिन गोमांस की आपूर्ति बंद हो गई थी, सिवाय इसके कि एलिमोसिनारिस प्रचुर मात्रा में था। वह प्राणी मेमने की तरह आज्ञाकारी था। नायक ने उसे चुपचाप लिवरपूल ले जाने की अनुमति दे दी और वहां से लंदन ले गया, जहां हरगल्स ने अपने पुरस्कार के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए उसके गले में गुलाब, शमरोक और तिसल की एक माला डाली, उसे मुख्य सड़कों पर घुमाया और पहले दरबार के दिन उसे महारानी के सामने पेश किया।